नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में हम जैप के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। हम इस सीरीज में शुरुआत हमने की थी मॉड्यूल ए के डिस्कशन के साथ। तो इस सेशन के एमसीक्यूज के लिए आई होप आप लोग तैयार हो, तो फटाफट से इन एमसीक्यूज को आप आंसर कर सकते हो। और पिछले सेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, द ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन इंडिया इज। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये एक नया हम कह सकते हैं कंपोनेंट है, और इस वजह से कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में उससे रिलेटेड कंफ्यूजन हो गया आपके दिमाग में। तो ये सेशंस आपको हेल्प करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं उनको समझने के लिए। बुक तो हम पढ़ते हैं बट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर पूछा गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो नॉर्म्स हैं, जो टारगेट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। इज इट 45% ऑफ एनबीसी सीओबी whichever इज हायर, या 40% है, 75 है, 65 है? तो ये चीज हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। 75% इज द राइट आंसर। और इसके साथ जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, इसके साथ रीजनल रूरल बैंक्स में भी आप देखोगे कि 75% का टारगेट है। फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस के लिए 40% है। और इन जनरल जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स, उनके लिए जो ये टारगेट है 40% ऑफ एएनबीसी जो बैंक क्रेडिट है, और सीईओबी whichever इज हायर, उसका 40% ये होता है। राइट, तो ये चीजें हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। इस सेशन का सबसे पहला सवाल आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें बहुत ही अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग अलग टाइप्स दिए गए हैं। तो इसमें से एक टाइप है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप कहोगे हार्ड एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ये क्या होता है? जी हाँ, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली है क्या? और यहाँ पर आपके जो एग्जांपल्स दिए हैं, इनमें से आपको चुनना है कि कौन सा हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और हेल्थ केयर, तो इन सभी को अगर आप देखो ध्यान से, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऑड वन आउट डी लगेगा। एंड यस, डी जो है इसे हम सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, और यहाँ पर सही जवाब है डी। तो हार्ड एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली होते क्या है? हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली फिजिकल नेटवर्क सच एज रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पाइपलाइंस, इन्हें हम हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। जो नेटवर्क्स हैं मोस्टली उनको हम कहते हैं, आप देख सकते हो नेटवर्क यानी कि जो कनेक्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं रोड्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, ये सारे क्या है, अलग अलग एरियाज को कनेक्ट करते हैं। एयरपोर्ट, पाइपलाइंस ये भी कनेक्ट करते हैं। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर refers to institutions that are essential to keep the economy running। ठीक है, इकोनॉमी को चलाने के लिए कौन से इंस्टीट्यूशंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है? कौन सा है? फाइनेंशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ट्रांजैक्शंस और उससे रिलेटेड सिक्योरिटी, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके साथ एजुकेशनल, हेल्थ केयर, लॉ एनफोर्समेंट, ये सारे जो हमारे इकोनॉमी का लेट्स से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अगर ना भी बने, दे आर रियली रिक्वायर्ड फॉर द इकोनॉमी टू बी रनिंग। इकोनॉमी रनिंग कंडीशन में रहे, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, फाइनेंशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द इकोनॉमी, एंड अदर्स आर आल्सो। तो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी इकोनॉमी है वो रनिंग कंडीशन में रहे, इसको इंश्योर करते हैं। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्शंस, नेटवर्क्स को हम कहते हैं। तो आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, इंडियाज रैंकिंग इन द रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी इन द वर्ल्ड इज डैश। ठीक है, तो रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी से रिलेटेड आपको हमारे बुक्स में देखने को मिलेगा। तो इंडिया की रैंकिंग क्या है इसमें? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है? फर्स्ट होता तो बहुत न्यूज इससे रिलेटेड होती, तो फर्स्ट तो हम वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस चीज में जो है आगे बढ़े बहुत सारे इनिशिएटिव्स के थ्रू। बट अभी के लिए इंडिया की रैंकिंग है दोस्तों फोर्थ। ठीक है, फोर्थ है। रिन्यूएबल एनर्जी पावर कैपेसिटी का जो जनरेशन है उस से रिलेटेड अगर हम कहें तो इंडिया की रैंकिंग फोर्थ है। राइट, डी इज द राइट आंसर। एंड ये अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर फोर्थ रैंकिंग जो है इंडिया की कैपेसिटी, जो पावर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, एंड विंड पावर में भी हम फोर्थ नंबर पर आते हैं, जितना विंड पावर, विंड एनर्जी से हम पावर जनरेट करते हैं उसमें, और सोलर पावर में फिफ्थ आते हैं, और हम आगे प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव्स के नाम आपको न्यूज में आते होंगे। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैप इन द टेलीकॉम सेक्टर इज डैश। तो बहुत ज्यादा हमारी गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट करने की कोशिश कर रही है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है इंडिया में, ताकि हमारा जो कैपिटल है जो अवेलेबल है
सो दैट सारे के सारे सेक्टर्स रन करें वो बहुत ज्यादा हो, राइट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये जो टेलीकॉम सेक्टर है इसमें कितना है ये पूछा जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका ऑप्शन है 25, 49, 51 या 100। कितना कैप है, कितना सीलिंग है, इससे ज्यादा जो है एफडीआई नहीं आ सकता, इससे ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता, राइट। तो इस पर अगर हम देखें तो टेलीकॉम सेक्टर में 100% जो है एफडीआई लाया जा सकता है। ओके, जो एक लेट्स से कंपनी इसमें 100% शेयर जो है बाहर वालों का हो सकता है, फॉरेनर्स का हो सकता है, इस तरीके के टेलीकॉम सेक्टर में यूनिट्स को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। ओके, तो ये जो अलाउ किया गया है, डी इज द राइट आंसर, 100% इज द राइट आंसर हियर। एंड टेलीकॉम सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें पहले 74% था और अभी जो है 100% अलाउ कर दिया गया है, एंड दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यस, और अगर हम एफडीआई की बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेनर्स इन्वेस्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी में, अलग अलग लेट्स से एक फैक्ट्री है उसमें इन्वेस्ट किया, तो उस फैक्ट्री का हम कह सकते हैं थोड़ी सी ओनरशिप वो प्रोवाइड हो जाती है जिसने भी उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसी तरीके से एक और तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है जिसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, एफपीआई। ठीक है, इन दोनों में भी स्लाइट डिफरेंस है, बट ये दोनों इंडिकेट करते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो मेनली ऐसा किया जा रहा है जहां पर ओनरशिप आपको नहीं प्रोवाइड हो रही है। लेट्स से शेयर में इन्वेस्ट किया आपने किसी कंपनी के, तो आपको ओनरशिप जो है वो प्रोवाइड नहीं होगी, आप कभी भी अपना पैसा खींच सकते हो, तो ये काफी वॉलेटाइल होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर जो है कैप लगाना पड़ता है क्योंकि ओनरशिप भी मिल रही है। अब फॉरेनर्स इंडियन एसेट्स पर जो है ओनरशिप लेने लगेंगे तो वो नेशनल सिक्योरिटी के कई बार इश्यू हो जाता है कुछ सेक्टर्स में, तो इस वजह से कैप लगाते हैं, राइट। तो ये यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर में नहीं है, टेलीकॉम सेक्टर में 100% अलाउ किया गया है। और इसका एफडीआई के भी दो रूट होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक रूट जहां पर गवर्नमेंट की जो परमिशन है वो नहीं लेनी पड़ती, दूसरा है गवर्नमेंट रूट, तो इसमें परमिशन लेनी पड़ती है। तो ऑटोमेटिक रूट में 100% अलाउ किया गया है टेलीकॉम सेक्टर में, यानी कि ऑटोमेटिकली विदाउट टेकिंग गवर्नमेंट परमिशन ये किया जा सकता है, ऑल्दो ये सारा कुछ इंडियन लॉज के बेसिस पर लीगली होना चाहिए, राइट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, तरंग संचार, इसके बारे में आपको बुक में देखने को मिलेगा, इज अ वेब पोर्टल फॉर विच अमंग द फॉलोइंग, तरंग संचार किस चीज के लिए, इसका एम क्या है इस वेब पोर्टल का। इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑन ई कॉमर्स, ई कॉमर्स यानी कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब जो है आप ऑनलाइन बाइंग करते हो, कई बार सेलिंग भी करते हो थ्रू वेरियस वेबसाइट्स, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तरंग संचार पर प्रोवाइड होगी। मॉनिटरिंग ऑफ स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, मॉनिटरिंग ऑफ स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑन मोबाइल टावर्स एंड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी एमिशन कंप्लायंस। ठीक है, एकदम से देखने पर आपको जो है सही जवाब शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, बट देन ऐसे क्वेश्चंस में आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। ये ऑप्शंस काफी वेगली दिए हुए हैं, इसी वजह से आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूं कि आपको इवन दो उस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के बारे में अच्छे से नहीं पता बट थोड़ा आइडिया तो होगा, बट ये जो ऑप्शन है काफी वेग है। तो ई कॉमर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकता है ऐसा हो कि ई कॉमर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पर मिले, बट उसका बहुत ज्यादा यूटिलिटी नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए। तो एक हम कह सकते हैं ये हम एलिमिनेट कर सकते हैं। शेड्यूल ट्राइब एंड कास्ट से रिलेटेड बहुत ज्यादा डिस्कशन आई डोंट थिंक हमारे बुक में स्पेसिफिकली दिया हुआ है, हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड है, वेलफेयर से नहीं, तो ये दोनों भी एलिमिनेट किया जा सकता है। सो डी इज द राइट आंसर, जहां पर मोबाइल टावर्स से रिलेटेड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो एमिशन कंप्लायंस है, ईएमएफ जो कंप्लायंस है, जो फ्रीक्वेंसी पर एमिशन हो रहे हैं और सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो जो कंप्लायंस है उसे इंश्योर करने के लिए उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन तरंग संचार जो ये वेब पोर्टल है उस पर प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो डी इज द राइट आंसर। और ऐसा आप थोड़ा चीजों को अगर आप एक बार भी पढ़े हो तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो, क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, बहुत ही क्लोज ऑप्शन है तो डिफिकल्ट हो जाता है, बट देन ऐसे क्वेश्चन में आप कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है, अगेन ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि किसी भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉट जस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज बट वेरियस एक्टिविटीज जो इकोनॉमी में चलते हैं
वो अच्छे से चले, उसके लिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम क्योंकि इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज चले उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसे हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। एक एग्जांपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या है, लेट्स से एक फैक्ट्री है, वो चल रही है। अब इस फैक्ट्री में पीपल होंगे, इस फैक्ट्री को लेट्स से चलने के लिए क्या चाहिए, पावर की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जाता है, फ्यूल की जरूरत है, तो फ्यूल जो है वो भी प्रोवाइड करना है। इसके साथ वाटर की जरूरत होती है, वाटर सप्लाई होना चाहिए अच्छे से यहाँ पर, और यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है उससे रिलेटेड चीजें देखनी होंगी। ओके, तो ये सब ऐसे हैं जो कि बैकग्राउंड में है, बट इनके बिना काम ही नहीं चलेगा, तो उसे हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। इसी वजह से आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, गैस प्रोडक्शन, टेलीकम्युनिकेशन, कॉल, एंड इससे इसके बिना सर्विसेज आप कैसे प्रोवाइड करोगे। आपने प्रोडक्ट्स तो बना दिए बट उससे रिलेटेड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करने हैं, तो टेलीकम्युनिकेशन, इसके साथ वाटर सप्लाई, ये सारे ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिनके बिना हमारे मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो समझना है, और उससे आप ऑप्शंस को आराम से चुन सकते हो। तो यहाँ पर ये चारों ही करेक्ट हैं, 1 2 3 एंड 4, डी इज द राइट आंसर। ओके, इसके साथ और भी बहुत सारे एग्रीकल्चर, तो प्रोडक्ट्स जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, फार्म प्रोडक्ट्स है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कई सारे इंडस्ट्रीज के लिए हो जाते हैं। फूड प्रोसेसिंग हो गया, फर्नीचर इंडस्ट्री हो गया, राइट, इस सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पब्लिक हेल्थ, लेट्स से पीपल काम कर रहे हैं किसी एक कंपनी में, फैक्ट्री में, और उनको अगर हम पब्लिक हेल्थ और ये हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो कैसे काम कर पाएंगे, कभी कभी उन्हें उन सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, राइट, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग हो गया, क्लियरिंग हो गया, सिक्योरिटी सर्विसेज, पुलिस हो गया, मिलिट्री हो गया, ये सब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इवन इंटरनेट, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओके, आई होप क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग आपको समझ में आ गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। एज पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंडिया करंट वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी इज नियरली डैश। ठीक है, और तो बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है, बट कुछ फैक्ट्स भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं, तो इस वजह से ये क्वेश्चन आपके सामने लाया गया है। तो जो भी बुक में दिया है वो सब अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली हमें कवर करना है, और उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख चुके हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है, बट देन हमें कुछ फैक्ट्स तो पता होने चाहिए। तो सीपीसीबी के हिसाब से जो कि बुक में दिए हैं, राइट, इंडिया करंट वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी कितना है, 27.3%, 14, 18.6 या फिर 55। तो जो भी वाटर पूरा फ्लो हो रहा है हमारे इंडियन होम्स, इंडस्ट्री, सबसे बाहर जो वेस्ट वाटर जा रहा है, इसमें से ओनली कुछ पार्ट जो है ट्रीट करके वापस से हम उसे यूज कर पा रहे हैं, या फिर उसे जब हम एलिमिनेट कर रहे हैं या फिर वाटर बॉडीज में डाल रहे हैं तो बहुत ज्यादा इश्यू नहीं होता, तो उसे ट्रीटमेंट कहते हैं। तो कितना पार्ट हम ये इस तरीके से ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं सीपीसीबी के हिसाब से, तो बुक में ये चीज दी हुई है, और सही जवाब यहाँ पर 27.3, यानी कि लगभग 1/4 जो पार्ट है उसे ही हम ट्रीट करके इस तरीके से जो है रीयूज कर पा रहे हैं, या फिर उसे हम सेफली एलिमिनेट कर पा रहे हैं। बट रेस्ट ऑफ द पार्ट जो 3/4 है, ऑलमोस्ट 3/4, वो वैसे ही गंदे तरीके से जा रहा है, और इस वजह से हम अपने जो नदियां हैं, सारे जो एरियाज उन्हें गंदा देखते हैं। तो अभी ये कैपेसिटी इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है, धीरे धीरे हो जाएगा। 7th क्वेश्चन देखिए, अर्बन एरियाज अकाउंट फॉर अबाउट -% ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज, तो इससे रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं। अर्बन एरियाज इंडिया में अगर हम देखें वो कितना परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज जो है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, इज इट 30, 50, 70 या 90? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इंडिया में 90% का कंट्रीब्यूशन जो है अर्बन एरियाज से गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू है उसमें मिलता है। 10% जो रेवेन्यू है वो रूरल एरिया से मिलता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। 1/3 ऑफ इंडिया पीपल जो है अर्बन एरियाज में रहते हैं, लेकिन 90% गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्बन एरिया से आते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपको याद रखना है, और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड और भी चीजें दी हुई हैं। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां जहां भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते जा रहा हूँ। Which among the following is not an example of green infrastructure? ठीक है, नाम से भी हमें समझ में आ जा रहा होगा, आप अगेन यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हो। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर किसे हम नहीं कह सकते हैं? वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ग्रीन बेल्ट, बर्ड सैंक्चुरी, नेशनल हाईवे। सोचो फटाफट से, इसका सही जवाब तो आपको पता ही होगा, इवन दो आपको ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता है,
पहला देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए है ऑब्वियसली। तो ये एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, तो जो भी चीजें एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई हैं, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन से जो जुड़ा हुआ है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यस एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। अभी ग्रीन बेल्ट्स में खुद ही ग्रीन है, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्वियसली ये जो है डेफिनेटली ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। ग्रीन बेल्ट क्या है, मोस्टली जो ट्रीज प्लांट किए जाते हैं उन सबको हम ग्रीन बेल्ट कहते हैं, और ये सारा जो है डेफिनेटली ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, क्योंकि एनवायरनमेंट और हेल्थ पर्सपेक्टिव से किया जाता है, और ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का अगेन पार्ट है। बर्ड सैंक्चुरी बर्ड्स के प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, तो यस दैट इज आल्सो रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, ये भी है, विच इज नॉट पूछा गया क्वेश्चन में। देखिए तो नेशनल हाईवे, ये हमारा सही जवाब होगा। इवन नेशनल हाईवेज एक लेवल पर अगर वो जो बनाए जा रहे हैं यूजिंग ऐसा मटेरियल, वो अगर बनाया जा रहा है जो कि रिसाइकिल किया जा रहा है, इस तरीके से हम उसे थोड़ा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट मान सकते हैं। बट देन इनके कंपैरिजन में बेस्ट पॉसिबल आंसर यहाँ पर डी है, नेशनल हाईवेज इज द राइट आंसर, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रीन बेल्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज, टाइगर, लायन, एलिफेंट रिजर्व, बर्ड सेंचुरी एंड कंजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न घाट, ये सब ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है दोस्तों। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या है, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर सप्लाई, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे पीपल को सर्विसेज प्रोवाइड हो रहे हैं, पीपल जो है उन्हें वेलफेयर प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा है मोस्टली, तो ये सारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बनता है। तो यहाँ हेल्थ, एजुकेशन, वाटर सप्लाई भी उसी का पार्ट होगा, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट हो गए और डिफरेंट प्लेसेस हो गए, ये सब भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बनेगा। तो डी 1 2 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। हेल्थ, एजुकेशन, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर एंड allied एक्टिविटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट, लैंड, ये सभी हम कह सकते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। ओके, तो ये जो है नाइन्थ क्वेश्चन था आपका, और टेंथ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया वाज अबाउट डैश ईयर्स एट बर्थ। ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी इंडिया में वो कितनी थी, 20, 25, 32.5 या 56, राइट। तो यस, इसको आपको आंसर करना है इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आप सही जवाब दोगे इसका। आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कॉल कर सकते हो 8146207241 पर जैब के प्रिपरेशन से रिलेटेड, या फिर आप मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in पर। क्वेश्चन का जरूर जवाब दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये सेशंस आपको किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं या फिर कैसे इंप्रूव किए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।